इमेजिन करो इंटरनेट का ऐसा हिस्सा जहाँ पे गूगल ना काम करता हो, ना सर्च हिस्ट्री एग्जिस्ट करती हो, जहाँ आइडेंटिटीज मास्क हो जाती है और जहाँ लोग बिना ट्रेस हुए कम्युनिकेट करते हो। अब एक और सवाल, क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जगह क्रिमिनल्स ने नहीं बट गवर्नमेंट ने बनाई है। हाँ, वही गवर्नमेंट जो सर्विलेंस करती है। उन्होंने ही एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सर्विलेंस को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। ये है डार्क वेब। वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, द डार्क वेब, एपिसोड 1, द ट्रुथ बिहाइंड द शैडोज। चैप्टर 1, द इंटरनेट वी थिंक वी नो। जब हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं? गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ जो एक सिंपल सर्च में मिल जाता है। लेकिन जो इंटरनेट तुम यूज़ करते हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बल्कि वो सिर्फ सरफेस है। सरफेस वेब ये वो पार्ट है जहाँ सर्च इंजिन्स इंडेक्स करते हैं। मतलब अगर गूगल उसे फाइंड कर सकता है तो वो सरफेस वेब का हिस्सा बन जाता है। विकिपीडिया, ब्लॉग्स, न्यूज़ और कई सारी पब्लिक वेबसाइट्स सब सरफेस वेब में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इससे नीचे एक और लेयर है जो सरफेस वेब से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसे कहते हैं डीप वेब। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीप वेब इलीगल नहीं है, ना डेंजरस है। डीप वेब यूजुअली एग्जिस्ट करता है तुम्हारी मेल इनबॉक्स, तुम्हारा बैंक अकाउंट, प्राइवेट कंपनी डेटाबेस, ये सब डीप वेब का हिस्सा है। और फिर सबसे नीचे आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो इंटेंशनली हिडन बनाया गया है। ना ये गूगल पर मिलता है, ना नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस होता है। लेकिन डार्क वेब सिर्फ हिडन वेबसाइट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक प्राइवेसी फोकस्ड नेटवर्क है जहाँ यूजर्स अपने आइडेंटिटी को मास्क करके कम्युनिकेट करते हैं। जहाँ वेबसाइट्स भी अलग होती हैं, उनके एड्रेस जैसे .com या .org नहीं होते, बट रैंडम लुकिंग स्ट्रिंग्स होते हैं जो इजीली गेस नहीं किए जा सकते हैं। और क्योंकि ये साइट्स इंडेक्स नहीं होती, तुम उन्हें सर्च नहीं कर सकते। तुम्हें या तो एग्जैक्ट लिंक चाहिए होता है या किसी ट्रस्टेड सोर्स से एक्सेस मिलता है। इसका मतलब डार्क वेब कोई ओपन मार्केट प्लेस नहीं है, बल्कि एक क्लोज इकोसिस्टम जैसा है जहाँ एंट्री लिमिटेड होती है। यहाँ पर कुछ लोग प्राइवेसी के लिए आते हैं, सेंसरशिप बाईपास करने के लिए, या अनोनिमसली कम्युनिकेट करना आते हैं। लेकिन इसी अनोनिमिटी की वजह से कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। इसीलिए डार्क वेब का नाम हमेशा मिस्ट्री और फियर के साथ जोड़ा जाता है। डार्क वेब पूरा डीप वेब नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा लेकिन इंटेंशनली हिडन हिस्सा है जहाँ अनोनिमिटी एक फीचर भी है और एक रिस्क भी। तो सवाल ये है कि एक ऐसी जगह बनाई ही क्यों गई? चैप्टर 2, Why Anonymity Became Necessary। इंटरनेट के अर्ली डेज में अनोनिमिटी एक कंसर्न नहीं थी। 1980s और अर्ली 90s में इंटरनेट एक एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क था। रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज़ और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हुआ, एक चीज़ क्लियर होने लगी। हर डिजिटल एक्शन ट्रेसेबल है। हर मैसेज, हर क्लिक, हर कनेक्शन ट्रेल छोड़ता है। आईपी एड्रेसेस, रूटिंग पाथ्स, मेटाडेटा, ये सब मिलकर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाते हैं। गवर्नमेंट्स ने जल्द ही समझ लिया, जो ऑनलाइन विजिबिलिटी कंट्रोल करता है वही इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये एक प्रॉब्लम भी थी। अगर उनके एजेंट्स ऑनलाइन काम करते तो उनकी आइडेंटिटीज एक्सपोज भी हो सकती थी। जर्नलिस्ट के लिए भी, विसल ब्लोअर्स के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो ऑपरेसिव रिजाइम्स में सच बोलना चाहते हैं। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ डार्क वेब। मिड 1990s इंटरनेट रैपिडली ग्रो हो रहा था, लेकिन उसी के साथ एक इन्विजिबल प्रॉब्लम ग्रो हो रही थी, ट्रेसेबिलिटी। हर कनेक्शन ट्रेस हो सकता था, हर यूज़र आइडेंटिफाई किया जा सकता था, और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ये एक सीरियस रिस्क बन चुका था। एक सोल्यूशन क्वाइटली डेवलप होना शुरू हुआ, किसी अंडरग्राउंड हैकर ग्रुप में नहीं, किसी क्रिमिनल नेटवर्क में भी नहीं, बल्कि एक हाईली सिक्योर गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ रिसर्चर्स एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे
जो इंटरनेट कनेक्शन को कंप्लीटली एनोनिमस बना सके। उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल लगता था, लेकिन टेक्निकली एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स था। एजेंट्स को इंटरनेट यूज़ करना बिना अपनी आइडेंटिटी, लोकेशन या इंटरनेट रिवील किए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अगर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंट्स इस अनोनिमस नेटवर्क को यूज़ करते तो कोई भी ऑब्जर्वर आसानी से गेस कर लेता कि जो भी इस नेटवर्क पर है वो लाइकली एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर है। मतलब अनोनिमिटी का सिस्टम खुद एक सिग्नल बन जाता। इसीलिए रिसर्चर्स को एक लेयर सोचनी पड़ी, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ सिक्योर नहीं हो बल्कि क्राउडेड भी हो, जहाँ एक स्पाई, एक जर्नलिस्ट और एक नॉर्मल यूज़र सब एक ही नेटवर्क में मिक्स हो जाए, जहाँ आइडेंटिटी डिसअपियर हो जाए और ट्रैफिक इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाए। इस आइडिया ने जन्म दिया एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को। Chapter 4: The creation of Tor, also known as Onion Routing. Onion Routing नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जीनियस है। सोचो तुम एक मैसेज भेज रहे हो। नॉर्मली वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर जाता है, लेकिन टॉर में वो सीधा नहीं जाता, बल्कि वो मल्टीपल रैंडम सर्वर्स या मोड्स के थ्रू ट्रैवल करता है, और हर स्टेप पर एक एन्क्रिप्शन लेयर रिमूव होती है, बिल्कुल एक प्यास की तरह। इस सिस्टम के पीछे थे पॉल साइवर्सन, माइकल रीड और डेविड गोल्डस्लैग। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि डेटा को डायरेक्टली सेंड करने के बजाय उसे मल्टीपल लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन में रैप किया जाए और फिर उसे रैंडम मोड्स के थ्रू रूट किया जाए। हर मोड सिर्फ एक लेयर डिस्क्रिप्ट करता है और बस नेक्स्ट डेस्टिनेशन जानता है। ना कोई पूरा पाथ जानता है और ना ही कोई सेंडर को आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल एक प्यास की तरह लेयर बाय लेयर आइडेंटिफाई पील होती है। मतलब कोई भी सिस्टम तुम्हें कंप्लीटली ट्रेस नहीं कर सकता। 2002 में ये सिस्टम पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए फ्री में। अब सवाल ये है, क्यों? चैप्टर 5: Why Tor was made public. Tor को पब्लिक क्यों बनाया गया? क्या एक एक्सीडेंट था, एक ओवरसाइट, या फिर ये सब केयरफुली प्लान था? सरफेस पर देखो तो ये डिसीजन थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। एक गवर्नमेंट फंडेड अनोनिमिटी टूल पब्लिक के लिए फ्री में रिलीज कर दिया गया, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थी। आंसर काफ़ी सिंपल है, अनोनिमिटी नंबर से स्ट्रॉन्ग होती है। अगर सिर्फ कुछ लोग अनोनिमस नेटवर्क यूज़ करें तो उन्हें आइसोलेट करना बहुत ईजी होता है, ट्रैक करना भी ईजी होता है और आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट गारंटी है। लेकिन अगर लाखों लोग डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट बैकग्राउंड से एक ही नेटवर्क यूज़ करें, तुम एक सिग्नल नहीं रहते, तुम एक नॉइज बन जाते हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्राउड ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ हर यूज़र दूसरे हज़ारों यूज़र्स के बीच हाइड हो जाता है। एक इंटेलिजेंस एजेंट, एक जर्नलिस्ट और एक नॉर्मल यूज़र सब एक ही नेटवर्क पर ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। और यही टॉर का रियल डिज़ाइन गोल था, हाइड इन प्लेन साइट। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी था। अगर अनोनिमिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती तो वो सस्पिशन क्रिएट करती और ट्रस्ट लूज कर देती, लेकिन जब वही टूल पब्लिक के पास हो तो अनोनिमिटी एक शेयर टूल बन जाता है, ना कि एक एक्सक्लूसिव वेपन। आज के टाइम पर टॉर सिर्फ एक डार्क वेब ब्राउज़र नहीं है, बल्कि एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर्स और एक्टिविस्ट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कभी कभी अंडरकवर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इसी अनोनिमिटी का यूज़ करती है। और फिर आते हैं एवरीडे यूजर्स, जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी उनके खिलाफ परमानेंटली रिकॉर्ड ना हो। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है, टॉर एक टूल है और हर टूल की तरह ये भी न्यूट्रल है। ये डिपेंड करता है कि यूजर्स उसे कैसे यूज़ करते हैं। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए हो। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो बिना परमिशन के किसी और का नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक सर्वाइवल टूल है। चैप्टर 6: Who owns the dark web? एक कॉमन मिथ है
कि डार्क वेब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी हिडन ग्रुप के कंट्रोल में है, जैसे कोई सीक्रेट अथॉरिटी हो जो सब कुछ मॉनिटर कर रही हो और डिसाइड करती हो कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। डार्क वेब किसी का नहीं है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, ना ही कोई गवर्नल इंस्टीट्यूशन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जहां कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट होता है और पावर किसी एक एंटिटी के पास नहीं होती। इसका मतलब इसे शट डाउन करना या कंप्लीटली कंट्रोल करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। इस नेटवर्क के कोर में जो टेक्नोलॉजी है उसे कंट्रोल करता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द टॉर प्रोजेक्ट। ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज फिक्स करते हैं और रेगुलर अपडेट्स रिलीज करते हैं ताकि नेटवर्क स्टेबल और सिक्योर रहे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, वो नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करते। वो डिसाइड नहीं करते कि कौन टॉर यूज करेगा और किस पर्पस के लिए यूज करेगा। टॉर एक टूल है और टूल न्यूट्रल होता है। तो फिर सवाल आता है कि ये पूरा नेटवर्क चल कैसे रहा है? आंसर सिंपल है, वॉलंटियर्स। दुनिया भर के हजारों लोग अपने कंप्यूटर्स पर टॉर रिलेज रन करते हैं। ये रिलेज डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और एक मोड से दूसरे मोड तक फॉरवर्ड करते हैं। हर रिले सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखता है, लेकिन कलेक्टिवली ये एक ग्लोबल एनोनिमस नेटवर्क क्रिएट करता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब तुम टॉर यूज कर रहे हो, तुम सिर्फ एक यूजर नहीं होते, तुम उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रस्ट पर नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का एक डाउनसाइड भी होता है। जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तो अकाउंटेबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। कोई एक एंटिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती और इसी वजह से ये सिस्टम पावरफुल भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी। एक ऐसा नेटवर्क जिसका कोई मालिक नहीं, कोई रूल्स एनफोर्स करने वाला नहीं और जहां आइडेंटिटी ऑप्शनल हो। सोचो, अगर ऐसी जगह पे लोग फ्रीली इंटरैक्ट करने लगे तो क्या होगा? क्या वो फ्रीडम क्रिएट करेगा या केओस? लेकिन एनोनिमिटी एक डबल एज स्वॉर्ड है। जो सिस्टम जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो सिस्टम क्रिमिनल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे टॉर ग्रो हुआ, वैसे वैसे नए कम्युनिटीज भी डेवलप होने लगे। हिडन फोरम्स, एनोनिमस मार्केट प्लेसेस, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स। कुछ लीगल थे पर बहुत से नहीं। यहाँ पर आइडेंटिटी सिर्फ एक मास्क है और ट्रस्ट एक इल्यूजन।